प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर एम.जेड. खान, सहआचार्य भूगोल, राजकीय कला महाविद्यालय कोटा विश्वविद्यालय कोटा के पाठ्यक्रम अनुसार BA पाठ तृतीय के द्वितीय प्रश्न पत्र भारत का भूगोल के अंतर्गत हम पिछले वीडियो लेक्चर में मुख्य रूप से एक जो भारत का जो रिलीफ है या धरातल है उस टॉपिक पर चर्चा कर रहे थे और उसमें मुख्य रूप से हमने भारत को 5 प्रमुख उच्चावचीय या धरातलीय भागों में विभाजित किया था और उन धरातलीय भागों के अंतर्गत जो बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे भारत के धरातलीय स्वरूप के अंतर्गत, तो उसमें हमने प्रथम 2 जो एक हिमालय पर्वत और दूसरा उत्तरी भारत का जो विशाल मैदान है इस पर चर्चा की थी। और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने तीसरा जो महत्वपूर्ण धरातलीय भाग है या धरातलीय स्वरूप है प्रायद्वीपीय पठार, उस पर चर्चा की थी और वो हमारा कंटिन्यू था। तो आज उसी को आगे बढ़ाते हुए जो हमने प्रायद्वीपीय पठार की विभिन्न जटिलताओं या उसके अलग अलग भागों को दृष्टिगत रखते हुए आगे हमने प्रायद्वीपीय पठार को मुख्य रूप से उसकी विशेषताओं या विभिन्न जटिलताओं के आधार पर, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण भौतिक विभाग है या धरातलीय स्वरूप है, तो उसको हमने 4 भागों में विभाजित किया था, जिन पर हमने 2 पर चर्चा कर ली थी। और तीसरा जो महत्वपूर्ण जो इसका उप विभाग है वो है छोटा नागपुर का पठार या छोटा नागपुर प्लेटो। यह जो है ये छोटा नागपुर का जो पठार है ये झारखंड में स्थित है, जिसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है और वो आगे जाकर गंगा नदी में मिलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की एक तरह से हम कह सकते हैं कि एक प्रमुख नदी है और यहाँ जो है वो गोंडवाना युग के कोयला भंडार हैं जो भारत का लगभग 3/4 कोयला प्रदान करते हैं। तो ये इस छोटा नागपुर पठार वाला जो उपविभाग है प्रायद्वीपीय पठार का, उसकी मुख्य विशेषता है कि ये झारखंड में स्थित है और इसके उत्तर पश्चिम में सोन नदी बहती है जो कि बाद आगे जाकर गंगा नदी में मिल जाती है। और दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार की जो है वो प्रमुख नदी है और यहाँ गोंडवाना लैंड के कोयले के प्राचीन भंडार हैं जो भारत का लगभग 3/4 कोयला, ये बहुत महत्वपूर्ण आर्थिक स्थिति के दृष्टिगत रखते हुए या उद्योगों की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए ये बहुत महत्वपूर्ण है कि यहाँ पर 3/4 कोयला यहाँ इसी से हमें इन कोयला गोंडवाना युग के जो कोयला भंडार हैं इनसे प्राप्त होता है। चौथा जो इसका भाग है प्रायद्वीपीय पठार का, वो उसको हम कह सकते हैं मेघालय पठार या मेघालय प्लेटो। प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें पूर्व की ओर राजमहल पहाड़ियों से परे भी विस्तृत हैं और उत्तर पूर्व में मेघालय पठार का जो निर्माण करती हैं। तो ये कहा जा सकता है कि प्रायद्वीपीय पठार की चट्टानें जो हैं वो पूर्व की ओर राजमहल की जो पहाड़ियाँ हैं उनसे परे भी विस्तृत हैं और उत्तर पूर्व में ये मेघालय पठार का निर्माण करती हैं। इस पठार के पश्चिमी भाग में गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी और जयंतिया तथा पूर्वी भाग में मिकिर पहाड़ियाँ हैं। तो इसके ये कहा जा सकता है कि इस पठार के पश्चिम भाग में तो गारो पहाड़ियाँ, मध्यवर्ती भाग में खासी और जयंतिया तथा पूर्वी जो भाग है वहाँ पर मिकिर पहाड़ियाँ हमें देखने को मिलती हैं। खासी पहाड़ियों के दक्षिण में चेरापूंजी स्थित है। और यदि हम प्रायद्वीपीय इस प्रकार हमने ये 4 भागों उप विभागों में बांटा प्रायद्वीपीय पठार को और उनके अलग अलग उनकी जटिलताएं कहें या हम उनके धरातलीय अलग अलग स्वरूप कहें, उसके आधार पर हमने इनका भी 4 उप विभागों में बांटकर इनकी चर्चा की। अब जहाँ तक प्रायद्वीपीय पठार के बात की पठार के पर्वत तथा पहाड़ियों की अगर हम बात करें कि यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार के मुख्य पर्वत और पहाड़ियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें मुख्य रूप से हम 5 पर्वत या पहाड़ियों को सम्मिलित कर सकते हैं जो इस भूभाग का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें नंबर 1 अरावली पहाड़ियाँ जो सब विश्व की प्राचीनतम अरावली की जो पर्वत श्रेणियाँ हैं या पहाड़ियाँ हैं वो सबसे प्राचीन है, वो इस भाग में स्थित है। नंबर 2 हम कह सकते हैं विंध्याचल पर्वतमाला भी इसी प्रायद्वीपीय पठार भूभाग पर स्थित है
फिर प्रायद्वीपीय पठार के भूभाग पर, और तीसरा है सतपुड़ा जो पर्वतमाला है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। चौथा हम कह सकते हैं सह्याद्री अथवा पश्चिमी घाट, और पांचवा हम कह सकते हैं इसके अंदर जो महत्वपूर्ण है वो है पूर्वी घाट। तो ये तो मुख्य पर्वत और पहाड़ियाँ हुई, लेकिन यदि हम प्रायद्वीपीय पठार का, जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रायद्वीपीय पठार हमारे लिए के अर्थव्यवस्था के लिए और अन्य रूपों में बहुत हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है ये प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग, और सबसे बड़ा भूभाग भी है ये, बहुत बड़े क्षेत्रफल में फैला हुआ है, कई राज्य इसके अंतर्गत हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार के महत्व की अगर हम बात करें, इम्पोर्टेंस क्या है इसकी हमारे लिए या हमारे देश के लिए, तो उसमें हम कह सकते हैं प्रायद्वीपीय पठार भारत का सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र है। जैसा मैंने कहा कि बहुत बड़ा क्षेत्र है ये हमारे देश का, जो प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत आता है, और ये हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक संपदा भी प्रदान करता है। तो दोनों ही बातें हैं कि ये नंबर 1 प्रायद्वीपीय पठार जो है भारत के जो धरातलीय स्वरूप हैं या चौबीसीय जो स्वरूप हैं उसमें सबसे अधिक विस्तृत क्षेत्र है, और दूसरी बात ये है कि ये जो है हमें विभिन्न प्रकार की प्राकृतिक जो संपदा है, विभिन्न प्रकार की कई प्रकार की प्राकृतिक संपदा हमें ये प्रदान करता है। अब अगर हम को मोटे मोटे रूप में हम अगर देखें कि इनसे प्रायद्वीपीय पठार का महत्व कौन कौन सी संपदा से इसका संबंध है, तो नंबर 1 पर हम कह सकते हैं खनिज। पहले भी कहा मैंने कि खनिज की दृष्टि से ये बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है प्रायद्वीपीय पठार वाला। तो यहाँ पर ग्रेनाइट, नाइस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर और अन्य कई प्रकार की प्राचीन चट्टानें पाई जाती हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। तो इन जो अलग अलग प्रकार के यहाँ पर जो खनिज हैं वो कहाँ पर मिलते हैं हमें, यहाँ पर ग्रेनाइट, नाइस, बेसाल्ट, बलुआ पत्थर, चूना पत्थर तथा अन्य कई प्रकार की जो चट्टानें पाई जाती हैं उनमें विभिन्न प्रकार के खनिज उपलब्ध हैं। और जो खनिज महत्वपूर्ण खनिज जो इन चट्टानों के अंतर्गत उपलब्ध हैं उनमें हम कह सकते हैं कि इसमें लोहा अयस्क, मैग्नीज अयस्क, अभ्रक, बॉक्साइट, सोना आदि बहुत महत्वपूर्ण हैं। खनिज तो अनेक प्रकार के इसके अंदर मिलते हैं हमें यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार में, लेकिन जिन जो महत्वपूर्ण खनिज हैं जो अधिक मात्रा में प्राप्त होते हैं उनमें हम कह सकते हैं कि यहाँ पर लोहा, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट और सोना, जो ये खनिज हैं ये आदि जो हैं ये इस क्षेत्र में प्राप्त होने वाले एक प्रकार से प्रमुख खनिज हैं। साथ ही जैसा मैंने पहले भी अभी पूर्व में हमने बात की कि भारत का जो 3/4 से अधिक कोयला के भंडार इस क्षेत्र में है। तो भारत का लगभग 98% 98% कोयला यहाँ पर पाई जाने वाली गोंडवाना युग की चट्टानों में हमें मिलता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है कि भारत का लगभग जो 98% कोयला है वो यहाँ पर जो पाई जाने वाली जो गोंडवाना युग की जो चट्टानें हैं उनमें के द्वारा हमें मिलता है। दूसरी अगर प्राकृतिक संपदा की अगर हम बात करें, पहली प्राकृतिक संपदा की हमने बात की, खनिज संपदा की, तो दूसरा जो इस प्रायद्वीपीय पठार का जो महत्वपूर्ण संपदा है, प्राकृतिक संपदा है जिसको हम कह सकते हैं, वो प्राकृतिक संपदा जो है वो है वन। प्रायद्वीपीय भारत के पठार के विभिन्न भागों में साल, सागवान, शीशम, चंदन और तेंदू आदि के जो वन मिलते हैं उनसे बहुमूल्य वस्तुएं मिलती भी हैं और बनती भी हैं। तो ये कहा जा सकता है कि ये जो वन संपदा है इस क्षेत्र की वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर प्रायद्वीपीय पठार वन के संपदा की अगर बात करें तो प्रायद्वीपीय भारत के पठार के विभिन्न भागों में जो विभिन्न प्रकार के वन हमें मिलते हैं, जिनमें हमने जैसा कहा साल, सागवान, शीशम, चंदन और तेंदू आदि के जो वन हैं उनसे हमें बहुमूल्य वस्तुओं की प्राप्ति होती है या हमें वो उनसे बनती हैं। तीसरी प्राकृतिक संपदा के रूप में हम कह सकते हैं कृषि भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है इस प्रायद्वीपीय पठार का।
दक्कन ट्रैप में लावा से निर्मित, जैसा मैंने कहा था कि दक्कन ट्रैप जो है, जो हमने 4 विभिन्न भागों में इसे उप विभागों में विभाजित किया था, तब हमने बात की थी कि ये दक्कन ट्रैप जो है वो लावा मिट्टी द्वारा निर्मित है। लावा मिट्टी बहुत कृषि संबंधी कार्यों के लिए बहुत उपयोगी होती है। तो कृषि जैसी प्राकृतिक संपदा की अगर इस प्रायद्वीपीय पठार के बारे में हम बात करें तो दक्कन ट्रैप में लावा से निर्मित काली रेगर मिट्टी मिलती है हमें, जो कि बहुत ही उपयोगी है। ये एक महत्वपूर्ण पक्ष है कि दक्कन ट्रैप में जो लावा से निर्मित जो काली रेगर मिट्टी मिलती है वो बहुत ही उपजाऊ है। और यहाँ पर ये जो काली रेगर मिट्टी है, इसमें कपास और गेहूं की खेती मुख्य रूप से की जाती है। कपास और गेहूं का बहुत अधिक उत्पादन इस क्षेत्र में किया जाता है। पठार के इस प्रायद्वीपीय पठार के अन्य भागों में इस कपास और गेहूं की खेती के अलावा अन्य जो महत्वपूर्ण कृषि उत्पाद हैं या बागायती उत्पाद हम जिनको कह सकते हैं, अन्य भागों में चाय, केवा, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले आदि की कृषि भी की जाती है या आदि की खेती भी की जाती है। तो ये कपास और गेहूं के अलावा जो महत्वपूर्ण अन्य जो बागानी फसलें हैं, जिन्हें हम बागानी फसलों के नाम से जानते हैं, तो प्रायद्वीपीय पठार के अन्य भागों में हमें चाय जैसी महत्वपूर्ण फसल, कहवा, रबड़, सिनकोना, गरम मसाले आदि की खेती भी देखने को मिलती है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चौथे अगर प्राकृतिक संपदा की बात करें तो वह है जल विद्युत। जल विद्युत प्रायद्वीपीय पठार में प्रभावित होने वाली कई नदियाँ उत्तर समय, जैसा मैंने बताया था, बहुत सारी नदियाँ हैं इसके अंदर और बहुत महत्वपूर्ण नदियाँ हैं। तो वो जब नदियाँ उतरती हैं पठार से तो उस समय झरने बनाती हैं और उनसे जल विद्युत का बहुत महत्वपूर्ण रूप से उत्पादन होता है, जो सभी कार्यों में, चाहे वो डोमेस्टिक वर्क हो, घरेलू कार्यों के लिए पानी की इसका उपयोग हो जल विद्युत का, या उद्योगों के लिए हो या अन्य कार्यों के लिए हो, तो जल विद्युत का भी प्राकृतिक संपदा के रूप में नदियाँ क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण हैं और वो क्योंकि पठारी ये क्षेत्र है, तो जब वो नीचे गिरती हैं तो वो जो झरने बनाती हैं उनसे जल विद्युत का उत्पादन किया जाता है और वो भी ऊर्जा संसाधन के रूप में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है इस क्षेत्र में, प्रायद्वीपीय पठार के क्षेत्र में। और अगर पांचवें प्राकृतिक संपदा की अगर हम बात करें इस प्रायद्वीपीय पठार के, तो वो भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण पक्ष है इस प्रायद्वीपीय पठार का, कि जिसको कि हम ये जो 4 प्राकृतिक संपदाएं हमने बात की उनकी, तो ये 5वीं जो प्राकृतिक संपदा है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है और वो है स्वास्थ्यवर्धक स्थान। इस स्वास्थ्यवर्धक स्थानों की अगर इस प्रायद्वीपीय पठार में बात करें तो इस विस्तृत पठार पर कई पहाड़ियाँ हैं जिनमें स्वास्थ्यवर्धक स्थान स्थित हैं। स्वास्थ्यवर्धक से मतलब पर्यटक स्थल हैं, रमणीय स्थल हैं जो स्वास्थ्य की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं, जहाँ पर बहुत लोग पर्यटन की दृष्टि से उन क्षेत्रों में जाते हैं और वहाँ के वातावरण का या वहाँ के पर्यावरण का आनंद लेते हैं, उसको उस महत्वपूर्ण पक्ष की ओर अपना जो है वो ध्यान देते हैं। और इसमें हम कह सकते हैं जो महत्वपूर्ण जो स्वास्थ्यवर्धक स्थान या पर्यटक स्थल हैं उनमें उटकमंड, पंचमढ़ी, कोडाईकनाल, महाबलेश्वर, मुन्नार, ये कुछ ऐसे हैं जिनको हम नाम के साथ कह सकते हैं जो कि काफ़ी प्रसिद्ध हैं। तो ये स्थान जो हैं स्वास्थ्यवर्धक स्थान के रूप में या पर्यटन की दृष्टि से अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार से प्रायद्वीपीय जो पठार है जो जिसके भारत के हमने जो मुख्य उच्चावचीय या धरातलीय भाग किए थे, उसमें जो ये तीसरा जो भाग है या तीसरा जो उच्चावच है, इसका हमारे देश की अर्थव्यवस्था या अन्य जो क्रियाकलाप हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं हम कि स्थान है। बहुत हम देश के लिए ये बहुत अधिक महत्वपूर्ण है और ये एक बहुत बड़ा भूभाग है प्रायद्वीपीय पठार के रूप में, जिनसे हमें बहुत देश के लिए बहुत उपयोगी कई सारी प्राकृतिक संपदा इस क्षेत्र से
हमें मुख्य रूप से प्राप्त होती है। अगले वीडियो लेक्चर में हम जो चौथा जो धरातलीय उच्चावचीय या उच्चावचीय भाग है, तटीय मैदान तथा कोस्टल प्लेन्स, इनके बारे में चर्चा करेंगे।